आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम क्लास 9 की जो एनसीईआरटी बेस्ड जो मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट अध्याय रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भूमिका, जो इंट्रोडक्शन है उसका, तो वो जो भूमिका है जो नंबर सिस्टम की भूमिका, ठीक है, संख्या नंबर जो संख्या पद्धति है उसकी जो भूमिका है जो आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हो, वो वाला आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। ठीक है, तो आप लोगों की जो पहली जो प्रश्नावली दी हुई है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला आपका अध्याय दिया हुआ है संख्या पद्धति, ठीक है, और संख्या पद्धति में भी आपके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक भी हम देख लेते हैं। देखो, एक दिया हुआ है, पहला दिया हुआ आपका भूमिका। तो भूमिका किसकी भूमिका? जो आपने संख्या पद्धति है, आप पीछे की क्लास में भी संख्या पद्धति पढ़ चुके हो, बट आपको मे भी पता नहीं होगा अभी कि कौन सी थी वो संख्या पद्धति। तो उसकी जो भूमिका है वो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर आती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन वो सब भी हम आज यहाँ पे, मतलब आप जो संख्या पद्धति का जो पहला अध्याय है उसके अंदर ही हम पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली में आप पढ़ोगे भूमिका, दूसरी प्रश्नावली में पढ़ोगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और जो तीसरी प्रश्नावली है उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और फिर जो दशमलव होता है, दशमलव का प्रसार कैसे होता है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और चौथी जो प्रश्नावली है वो होगी वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं को कैसे काम में लेते हैं, कैसे उसको यूज में लेते हैं, वो सब हम इसमें 1.4 वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। फिर आएगी वास्तविक संख्याओं के लिए आघात नियम। जो आघात नियम लगते हैं ना, जो पावर लगती है किसी भी नंबर की, उनके साथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे गणना करते हैं, वो हम फिर 1.5 में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम सारांश भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूमिका। भूमिका में देखो, सबसे पहले आता है हमारी, आपको पहले पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है ना। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हो कि संख्या रेखा क्या होती है, कि एक सीधी क्षैतिज रेखा जो होती है, जो मैंने ऐसे यहाँ पे बनाई हुई है ना, यही हमारी नंबर, इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं या संख्या रेखा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक अंतराल के बाद में नंबर लिखे होते हैं, जैसे 0, और जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर आगे 3 आएगा। तो जैसे जैसे हम इसके बाईं साइड में, 0 के बाईं साइड में जाएंगे, तो हमारी सारी की सारी क्या आ जाएंगी, ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं, पॉजिटिव जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो धनात्मक संख्याएं हैं, बाईं तरफ जाएंगे तो सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी, और वो कहां तक आएंगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी हमारे पास। ठीक है, वैसे ही क्या है, 0 से अगर आप इसमें ये बाई साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हो, तो हमारी क्या आती हैं, माइनस वाली संख्याएं आती हैं, -1, -2, मतलब जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्या आएंगी। मीन्स आप ये सकते हो कि अगर ये 0 हमारा सेंटर है, अगर ये हमारा केंद्र बिंदु है, तो इसके अगर दाई साइड में जाओगे तो सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी, और इसके अगर बाई साइड में जाओगे तो सारी हमारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। दूसरा, इसमें एक चीज, एक और खासियत होती है कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जितना अंतराल है, वही अंतराल 1 और 2 के बीच में होगा, और वही अंतराल 2 और 3 के बीच में होगा। मीन्स इनका जो अंतराल होता है दो नंबर्स के बीच में, वो एक निश्चित होता है। जो अंतराल 0 और 1 के बीच में है, वही अंतराल 0 और -1 के बीच में होगा, वही -1 और -2 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी नंबर लाइन, जिसे हम संख्या रेखा भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि संख्या रेखा के बाद में हम अब आते हैं कुछ नंबर्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला आता है प्राकृत संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्याओं को हम क्या किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं, बड़े एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं। इंग्लिश में हम उसे नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, इसीलिए नेचुरल से आया एन, और हम इसको प्राकृत संख्याओं को क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। और कैपिटल एन जो होता है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती में काम में लेते हैं। अगर मान लो आपको गिनती करनी हो तो आप कैसे करते हो, 1 2 3 4 5, कभी भी ऐसे नहीं करते 0 1 2, या फिर ऐसे नहीं करते -1 -2, नहीं,
गिनती में जब भी हम काउंट करते हैं, गिनती करते तो कैसे करते हैं 1 2 3 4, इसीलिए जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको हम गिनती की संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी, राइट। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद में कौन सी आई, पूर्ण संख्याएं। वैसे देखो, अगर आप यहाँ पे, अगर आपकी जो संख्या रेखा थी ना, अगर मैं आपको उसको ड्रॉ करूं यहाँ पे, जैसे बीच में 0 था, इस साइड में ये 0 और इस साइड में कौन से नंबर थे 1 1 2 3, यही वाले नंबर थे, और इस साइड में -1 -2 -3, यही नंबर आ रहे थे। तो देखो, अगर हम यहां से चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आए, हमारे पास आए प्लस वाले नंबर। तो जो प्लस वाले नंबर थे उनको हमने नाम दे दिया प्राकृत संख्याएं। तो उनका एक सेट बन गया जिनको हमने कैपिटल एन से दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद में आया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर्स, इसीलिए होल का W आया, और पूर्ण संख्याओं को हमने किससे दर्शाया, W से दर्शाया। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पीछे वाली संख्याएं आई वो तो है ही, बस उसमें 0 और ऐड हो जाएगा, उसमें जस्ट आगे वाला जो 0 है वो और ऐड हो जाएगा। बाकी जो प्राकृत संख्याओं में जो संख्या थी वो तो सभी हैं, बस एक ऐड हो गया, क्या 0 ऐड हो गया हमारा। तो ये नया सेट बन गया जिसको हमने W से दर्शा दिया और उसको बोल दिया पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जैसे पूरी हुई उसके बाद में आई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम दर्शाते हैं कैपिटल Z से। वैसे इंग्लिश में तो इसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, बट ये एक अलग जो दूसरी भाषा है वहां से एक वर्ड लिया गया है, जहलीन भाषा, मतलब जहलीन। तो जहलीन का जो पहला जो अक्षर है Z, वो वही जहलीन से Z बना है। ठीक है, तो उस जहलीन का मतलब होता है गणना करना, प्ले करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी गणना करते हैं ना किसी चीज या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं, और नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं उसमें। तो इसीलिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको इन्होंने जहलीन बोल दिया, और वो आ गया हमारा Z यहाँ पे। अब जहलीन क्यों बोला, क्योंकि देखो पूर्ण संख्याओं में हमने देखा कि ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए थे और 0 भी आ गया, अब ये नेगेटिव वाला सेट बच गया। तो पूर्णांक जो संख्याएं हैं अब की बार वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। मीन्स जो होल नंबर्स आ रहे थे उस होल नंबर्स के अंदर अगर हम ये नेगेटिव वाले नंबर्स ऐड कर दें, और फिर जो नया सेट बन जाएगा, उसके बाद में जो एक नया सेट बन जाएगा वो सेट हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, और उसको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल Z से दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो ऋणात्मक नंबर है वो भी आएंगे, 0 भी आएगा, और जो धनात्मक नंबर्स हैं वो भी सभी आएंगे उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो संख्या रेखा पे जो संख्याएं हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारी संख्याएं इसमें आ रही हैं, राइट, पूर्णांक संख्या में। लेकिन अभी तो संख्या रेखा के ऊपर और बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारी संख्याएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, बट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 नंबर पढ़ लिए यहाँ पे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ओके, नीचे मैंने एक और नोट लिखा हुआ है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन इनका उल्टा सत्य नहीं है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ, क्योंकि अगर हम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 से स्टार्ट हो गए अनंत तक, तो 1 2 से स्टार्ट हो गए अनंत तक, ये सारी तो हमारी पूर्ण संख्याओं में आ ही रही हैं। ये सब तो हमारी क्या रहे, पूर्ण संख्या में आ ही रही है। पूर्ण संख्या में 1 2 3 सो ये सभी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। तो यस, हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसका उल्टा तो यही होगा ना कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, बिकॉज अगर सभी पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आता है, तो 0 क्या प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। प्राकृत संख्या में तो कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी आते हैं। तो ये हमारा सही है और ये इंपॉर्टेंट भी है।
कि सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आती हैं परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं। देखो, परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से पढ़ना भी है। ये परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। और जो हम देखो, कोई भी रैशनल नंबर होता है, मीन्स कोई भी भिन्न होती है। देखो, हम इसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, भिन्न संख्याएं भी बोल सकते हैं। भिन्न नहीं होती हमारी, है ना, सरल भिन्न, मिश्र भिन्न, तो ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो, परिभाषा एक बार यहां से दोबारा पढ़ लो। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q मतलब ये एक भिन्न हो गया ना, वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी शर्त क्या है यहाँ पे कि P और Q जो है, मीन्स जो भिन्न होगी हमारी, इसमें ऊपर वाला अंश और हर जो है दोनों क्या होना चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए मीन्स या तो माइनस वाले होने चाहिए, या जीरो होना चाहिए, या प्लस वाले नंबर होना चाहिए। ओके, और Q शून्य के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन देखो, Q जो है वो शून्य नहीं हो सकता कभी भी। Q शून्य के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q शून्य हो जाएगा तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप ऐसे हो जाएगा, P अपॉन जीरो, ठीक है। और हमें पता है P अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी भी चीज को अगर हम जीरो से भाग देते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, उसको इनफाइनाइट लिख लेते हैं, अनंत लिख देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है इसकी कि P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरा ये है कि Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो के बराबर होगा तो संख्या हमारी अनंत हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, अनंत कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनंत को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं क्या हो गई, जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वही हमारी परिमेय संख्या हो गई। दूसरा ये देखो, परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर कहां से बना, रेशियो से। रेशियो क्या होता है, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते 3:2, 3:2, तो इसको हम 3:2 भी बोलते हैं। अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं। और 3:2 को हम क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3:2 हुआ, तो इसीलिए इस भिन्न के लिए आया रैशनल नंबर, रेशियो से बना रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर का आर भी नहीं आया, ये क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि देखो अगर आपका नंबर होता है मान लो 4/2, 4/2 इज इक्वल टू मैं क्या लिखती हूं, आगे दो ही लिखूंगी ना, 4/2 अगर है तो बराबर करके मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। ये 2 क्या है, अगर मैंने 4 को 2 से भाग दिया तो ये क्या है, ये भागफल है, राइट। तो भिन्न के आगे जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, उसका जो भागफल होता है वही तो लिखते हैं। और इंग्लिश में जब 2 नंबर होते हैं और उनका जो भागफल होता है उस भागफल को हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट लिखते हैं। इसीलिए उस क्वोशिएंट से हमारा क्या आया, उस क्वोशिएंट से हमारा आया, उस क्वोशिएंट से बना हमारा क्यू मतलब भागफल, ठीक है। तो बस आपको ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको याद करवा रही थी कि परिमेय संख्या को हम क्यू से दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं परिमेय संख्या को। क्यों दर्शाते हैं उसका कारण बता रही थी मैं आपको कारण याद रखना जरूरी नहीं है, बट आपको ये जरूरी है कि परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि 2 क्या परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे यस है। कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में ऐसे दर्शा सके। तो हम 2 को भी तो दर्शा सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज में 1 का भाग दे दो उसका तो वही कुछ होना नहीं है, सेम ही चीज रहेगी। तो इसीलिए अगर कोई सिर्फ अंश दिया हुआ, हर नहीं दिया हुआ है, वो भी हमारा क्या होगा,
परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वहां पे अंश जो हर है वो एक है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 जो जो गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनका जो हर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर कोई पूछे कि जीरो जीरो परिमेय संख्या है, यस, जीरो भी हमारा परिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखो अभी हमने इसकी परिभाषा में क्या लिखा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने बोला था कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन P तो हो सकता है। बस Q जीरो नहीं होना चाहिए, P जीरो हो सकता है, क्योंकि P क्या है, एक पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या तो हो ही सकती है P। ओके, तो जो जीरो है ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, 2 है ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, और 1/2 1/2 तो परिमेय संख्या है ही, 3/4 भी परिमेय संख्या है, और माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो ये सभी इसके उदाहरण हैं, परिमेय संख्या के उदाहरण। अब आती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके कुछ तुल्य भिन्न भी होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं को हम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ तुल्य भी होती हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1/2 है। आप 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, 12/24 लिखो, 10/20, आपने देखा इन सभी के बीच में मैंने क्या लगा हुआ है, मैंने सबके बीच में बराबर का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, इसका मतलब है कि 10/20 की वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है। 12/24 की वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी तुल्य भिन्न है। कैसे आई तुल्य भिन्न, देखो तुल्य भिन्न में क्या होता है, जैसे 1/2 है, मान लो मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखो अगर हम चाहे गुणा करें भाग करें, अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड में कर रहे हैं, अंश में भी कर रहे हैं और हर में भी कर रहे हैं, तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके तुल्य ही आएगी। तो 1/2 को मैंने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो क्या आ गया, 2 एकम 2 बट्टे 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया, 2/4। तो ये 1/2 के तुल्य ही तो है। ठीक है, वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, 1/2 को किससे, 12 से गुणा कर देती हूँ मैंने ऊपर 12 से गुणा कर दिया और नीचे भी 12 से कर दिया, तो मेरा क्या है, 12 एकम 12 बट्टे 12 दूनी 24, तो 12/24 है, वो भी किसके तुल्य है, 1/2 के तुल्य है, क्योंकि 12 और 12 तो दोनों में कॉमन है, मैं जब चाहूं तब इन दोनों को काट सकती हूँ। ठीक है, तो ये सभी जो होती है ना, ये सभी इनकी तुल्य होती हैं। यहाँ पे क्या किया, अगर मैं ऊपर भी 10 और 10 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 10/20 बन जाएगा। अगर मैं 1/2 को ऊपर और नीचे 25 से गुणा कर दूं, तो ये 25 एकम 25 और नीचे क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 25/50। तो ये सभी इसकी तुल्य संख्याएं हो जाएंगी। तो क्या है, उदाहरण ये दिया हुआ है आदि, ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको अगर मान लो आपको नंबर दिया हुआ है, मान लो 12/24 दिया हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि ये 1/2 के तुल्य है कि नहीं है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, हमें क्या करना है, हमें करना है कि इनको आपस में जो भी कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल करो। देखो 12 यहाँ पे 24, तो हमें 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या आ गया, 1/2। अब तो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 12/24 है वो 1/2 के तुल्य है। वैसे मैं किसी को भी काट लूंगी, ये देखो 10 और 20 है, मैं 10 से भाग दे दिया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आ गया। 25/50 को काट लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सबको कैंसिल करने के बाद में क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी 1/2 के तुल्य हैं, राइट, ये सभी 1/2 के बराबर ही हैं। तो ये हो गई तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये भी बोल रहा है कि जैसे परिमेय संख्याओं का P अपॉन Q के रूप में एक अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, जहां, ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको, मान लो कोई लाइन है, ये वाली लाइन है, नंबर लाइन है जो हमने अभी पढ़ी है पीछे, संख्या रेखा, इसमें मान लिया आपको 1/2 को निरूपित करना है, बताना है, लोकेट करना है कि ये कहां पे है। तो अगर ये यहाँ पे हमारा 0 और यहाँ पे 1 है,
तो 1/2 1/2 कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा, यहां पे आएगा। तो देखो 1/2 यहां पे आएगा, इसके जितने भी तुल्य हैं सारे के सारे कहां पे आएंगे, यहीं पे ही आएंगे। अगर मैं 2/4 को दर्शाना हो तो भी यहीं पे आएगा, 12/24 को दर्शाना हो वो भी यहीं पे आएगा, 10/20 को दर्शाना हो वो भी यहीं पे आएगा। ये जितने भी तुल्य भिन्न होते हैं वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, एक ही जगह पे आएंगे। तो इसीलिए ये बोल रहा है, देखो 1/2 भी वहीं पे आई, ये भी यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि इस रूप के लिए एक अद्वितीय निरूपण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 1/2 के लिए एक अलग से हो गया, फिर 12/24 के लिए अलग से हुआ, 10/20 के लिए अलग से। अद्वितीय नहीं है, अलग अलग नहीं है, सबका कॉमन है। बहुत सारी चीजों का एक भी होता है, इसीलिए इसमें P/Q के रूप में एक अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, मतलब यूनिक नहीं होता है वहां पे कुछ भी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, ये हमने क्या किया, अभी तक जो थ्योरी थी, हाँ जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ी है कि क्या उन्होंने समझाया है आपको इस प्रश्नावली में, वो हमने पढ़ा। अब इसके जितने भी उदाहरण है एक बार उदाहरण कर लेते हैं और फिर हम प्रश्नावली पे शिफ्ट होते हैं। उदाहरण में देखो, पहला उदाहरण क्या दिया हुआ इन्होंने, पहला उदाहरण दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, W वाली 0 1 2 3 यही होती हैं। और प्राकृत संख्याएं मीन्स n कौन सी होती हैं, 1 2 3 4। तो इसने क्या पूछा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं, नो, असत्य, असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम 0 को लें तो 0 क्या प्राकृत संख्या है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक होल नंबर है, होल संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो हाँ होता है, प्रत्येक पूर्णांक कौन सा होता है, देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, -3 जिसको हम z से दर्शाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और सो ऑन। तो क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक, मान लो ये है, तो ये एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि -3/1 हो जाएगी, -2/1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यस, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है। फिर क्या है थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नो। ये क्या बोलता है, प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लो मेरी परिमेय जो संख्या है वो कितनी आई, मेरी आ गई 3/2। परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको अपन P/Q के रूप में दर्शा सकें, वही तो होती हैं। तो अगर मान ली मेरी 3/2 आ गई, 3/2 P/Q की फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या एक पूर्णांक है, नहीं। पूर्णांक में कौन से नंबर आते हैं, पूर्णांक में तो हमारे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 3/2 तो आता ही नहीं। ठीक है, 3/2 तो आता ही नहीं है पूर्णांक में हमारा, तो नो, ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, मैं आशा करती हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे आपकी जो भी समस्या हो मैं उस पर काम कर पाऊं। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अब आता है उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ओके, ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस वाली प्रश्नावली से अगर देखना हो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये 1 है और ये 2 नंबर है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई 5 परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या मतलब जो P/Q की फॉर्म में हो, जिनको हम P/Q में दर्शा सकें। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको लिखने के आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका क्या है, देखो जब भी आपको लिखना हो तो आप क्या करो, इसकी जो मध्य संख्या है, इनकी जो मध्य संख्या है वो लिख दो। मध्य संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस जो दूसरी संख्या है और बटे 2, ऐसे कर लो तो उनकी मध्य संख्या निकल जाती है। तो 2 और 1 3, तो 3/2।
तो इन दोनों की मध्य संख्या क्या निकल जाएगी, 3/2 निकल गई। अब एक काम करती हूँ, इन दोनों के बीच की मध्य संख्या निकाल लेती हूँ। तो 1 प्लस 3/2 और बटे 2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक बार सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इनका हमें क्या करना, लघुत्तम समापवर्ती लेना पड़ेगा। 2 और 1 का लघुत्तम समापवर्ती लिया, 2 आ गया, तो 2 एकम 2 प्लस 3 और बटे 2 है ये, तो ये कितना बन जाएगा, 5/2, 5/2 और नीचे 2 है, तो ये 2 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, 5/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई, 5/4। ठीक है, अब ये 5/4 आ गई। अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच की मध्य संख्या निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच की मध्य संख्या निकाल सकते हो, और चाहो तो इन दोनों के बीच की मध्य संख्या, जहां पे भी आपको जो मर्जी हो आपको निकाल लो। मान लो मैं इन दोनों के बीच की मध्य संख्या निकाल रही हूँ। 2 नंबर की मध्य संख्या कैसे निकालते हैं, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर बटे 2, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब इनका क्या, ऊपर वाले का, तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इनका लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 और 1 का तो 2 ही आएगा। फिर 3 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 आ गया नीचे, तो ये कितना बन गया, 2 3 5/2 और ये गुणा 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अच्छा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गए ना, 4, तो ये कितना हो गया, 7/2, सॉरी ये हो गया 7/2। तो ये जो और नीचे ये 2 एक और आ गया, तो हो गया 7/4, तो ये क्या हो गया, 7/4। ठीक है, अब क्या, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आ गई, 3 आ गई। हमें कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं। आप जहां चाहो वो संख्या निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच की निकालो। आप इन दोनों के बीच की निकाल सकते हो, आप इन दोनों के बीच की निकाल सकते हो, आप इन दोनों के बीच, जो मर्जी हो वो संख्या आप निकाल सकते हो। एग्जामिनर कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सबके आंसर अलग लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 स्टूडेंट के सेम आंसर आए। ये ऐसी चीज है, जब भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकलवाते हैं ना, बीच की 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्या, जरूरी नहीं है कि वो सबका आंसर सेम आए। सबका आंसर, सबका उत्तर अलग अलग आने के फुल चांस है इसमें। ठीक है, तो मैंने सोचा इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेती हूँ। तो 1 प्लस 5/4 और इनके बट्टे 2 कर दिया। तो देखो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। 1 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है, 4, तो 4 एकम 4, 5/2, 5 और 4 9, 9/4 और 2 और ये और आ गया, तो कितना हो गया, 9/8। कितना हो गया, 9/8। ठीक है, अब एक और निकाल लेते हैं। वो क्या निकालें, इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 7/4 प्लस 2 और इनके बीच की संख्या बटे 2। अब क्या करूं, इन दोनों को लघुत्तम समापवर्ती से सोल्व कर लेते हैं। 4 और 1 का लघुत्तम समापवर्ती आया 4, तो 4 एकम 4, तो 7 आ गया, प्लस 1 4 4, तो 4 दूनी 8, 8 आ गया और ये 2 आ गया। 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15/4 और नीचे ये 2 है, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 15/8, 15/8, 15/8 आ गया। तो ये क्या हो गई, ये हमने निकाली कि 1 और 2, हमारा नंबर कौन सा था, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं निकाल ली, 1 2 3 4 5, 5 निकाल ली। और भी हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, किसी की भी मध्य संख्या निकाल लो, आप जो चाहो उसके निकाल लो। तो एक चीज ये, अगर कोई भी 2 संख्याएं दी हुई हैं आपको और उनके बीच में परिमेय संख्या निकलवाते हैं, तो उन 2 संख्याओं के बीच में असीमित मतलब अनंत संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं उन दोनों के बीच में। मीन्स अगर कोई आपसे निकलवाए कि 1 और 2 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं, अनंत होती हैं, इतनी संख्याएं होती हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा ये था आपका पहला मेथड, फर्स्ट मेथड।
पहली विधि थी आपकी ये, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी विधि निकलवाते हैं, सेकंड। ये देखो, ये सिंपल है, ये सिर्फ वन लाइनर आंसर होगा। वो कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है, अगर हमें 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है? 5 संख्याएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक ऐड कर लेंगे। 5 संख्याएं निकालनी है तो हमने एक ऐड कर लिया, एक जोड़ लिया, तो कितना हो गया? 6 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इनका हर बना देंगे। इन 6 को क्या करेंगे, इनका हर बना देंगे। हर कैसे बनाएंगे? अगर मान लो मुझे 1 का हर कितना बनाना है? 6 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे इसका हर 6 बनाना, तो मैं क्या करूंगी, 6 को नीचे गुणा कर दूं और ऊपर गुणा कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? 6/6। ठीक है। दूसरा ये है कि मुझे 2 है, इसका भी हर कितना बनाना है? 6 बनाना है। तो एक काम कर, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2/1। हर 6 बनाना, तो मैं इसको भी 6 से गुणा कर दूं, इसको भी 6 से गुणा कर दूं, तो ये कितना आ गया? 6 दूनी 12, 12/6। इसका मतलब अब हमारे पास 2 संख्याएं आ गई। कौन कौन सी? एक तो है 6/6 और एक है 12/6। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी? 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 6/6 के आगे वाली कौन सी? 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6, 12/6 आएगी। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो ये आपका वन लाइनर, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इस विधि के अंदर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये वाली जो विधि है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और एक ही लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी अगर आता है तो इस वाले को फॉलो करना, इजी रहेगा, टाइम कम लेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, बस आप लोगों के इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही उदाहरण दिए हुए थे, और अभी हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, प्रश्नावली 1.1। उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, ये जो पूरा लिखा हुआ ये किसकी परिभाषा है? ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। एक किसकी परिभाषा है? परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल Q से दर्शाते हैं। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आगे ये सारी जो कंडीशन दी हुई है किसकी दी हुई है? परिमेय संख्या की दी हुई है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। यस, हाँ है, यस। क्यों? रीजन बताना, कारण बताना पड़ेगा। 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि देखो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 यहाँ 0/1 क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में है, और P भी पूर्णांक है, Q भी। यहाँ पे P क्या हुआ? P हुआ 0 और Q हुआ हमारा 1। इसमें क्या है? P और Q पूर्णांक है। हाँ, P 0 है तो 0 भी पूर्णांक है, और Q 1 है तो 1 भी पूर्णांक है। दूसरा ये है, Q 0 के बराबर नहीं होना। यस, Q 0 के बराबर नहीं है, Q तो 1 है। तो इसने इसकी सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, सारी कंडीशन, जितनी भी शर्त इसने दी हुई है सारी पूरी कर रहा है, और यस, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे वाला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, जैसा हम अभी अभी निकाल के आए हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे। कौन कौन से नंबर हैं? 3 है और 4 है। कितनी संख्या है? 6 संख्याएं। तो हम क्या लेंगे, 6 + 1 मतलब 7। अब 7 को क्या बनाएंगे, इनका हर बना देंगे। तो इस 3 का हर, हमें 3 को हम कैसे लिखते हैं? 3/1, लेकिन हर कितना बनाना, मुझे तो 7 बनाना है, तो मैं 7 से नीचे भी गुणा कर देती हूँ और ऊपर भी गुणा कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 7 × 21,
7 गुणा 1 7 एकम 7, तो 3 कितना बन गया, 21/7 बन गया। इसका भी यही करते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसका हर 7 बनाना है, तो मैंने क्या किया, 7 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 7 चौका 28, 7 एकम 7, तो ये क्या हो गया, 28/7 हो गया। ठीक है, अब 6 संख्याएं लिखनी है तो लिख देते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये सभी क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर तो पूछे हैं उसने, तो इनके बीच में 6 नंबर हमने लिख दिए। मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आता है, अब इसने क्या पूछा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक तो तरीका है कि जैसे हमने अभी निकाला वैसे हम भी निकाल सकते हैं। जैसे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 करनी है तो 5 + 1 कर देंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला नंबर है हमारा 3/5, दूसरा नंबर क्या हमारा 4/5, तो हम क्या करते हैं, इसका जो हर है, हर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से किया तो ऊपर भी 6 से किया, तो ये कितना हो गया, 6 × 18 और 6 × 5 30। इसको भी यही करते हैं, ऊपर भी 6 से गुणा किया और नीचे भी 6 से किया, तो ये कितना बन गया, 6 चौक 24, 6 × 5 30। तो दो नंबर कौन से हो गए, 18/30 और 24/30। ठीक है, इनके बीच में 5 संख्याएं लिखनी है तो लिख देते हैं। 18 के आगे कौन सा आएगा, 19, 19 हर हमें सब बराबर ही रखना है, हर का बस एक चेंज कर दें तो संख्या तो चेंज हो ही जाएगी, तो दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं, हर को वैसा का वैसा रखो, बस जो अंश है उसको एक एक करके बढ़ाते रहो। 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आगे वाली आएगी ये 24/30। ठीक है, तो ये आपका सबसे सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला है हमारा 4th क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं, हमें चेक करना है कि ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यस हाँ होती है। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जिसको हम n से दर्शाते हैं। n से कौन सी, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम w से दर्शाते हैं। ये कौन सी होती हैं, 0, इसमें 0 और मिला लें, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, तो हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। दूसरा क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं। ये पहले भी इसने उदाहरण में भी पूछा था। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, जिनको हम z से दर्शाते हैं। z में कौन कौन से नंबर आते हैं, माइनस अनंत से लेके -2 -1 0 1 2 और फिर प्लस अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो W वाली, वो कौन सी होती है, 0 1 2 3, यही नंबर होते हैं हमारे। तो प्रत्येक पूर्णांक में मान लो हम ये ले लें, ये वाले नंबर्स, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर ये वाले नंबर लें, ये वाले नंबर लें, तो ये तो पूर्ण है, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, हमें पता है। लेकिन अगर ये वाले पूर्णांक हम ले लेते हैं तो ये तो पूर्ण नहीं है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक नहीं होता। प्रत्येक मतलब सबकी बात आ गई उसमें, तो सारे के सारे पूर्णांक तो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब आता है नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे होगी, पूर्ण संख्याएं तो कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं तो हमारी होती हैं 0 1 2 3, यही तो होती हैं। और परिमेय संख्या मान लो मेरी -1
-2/3 आ गया, या -2 ही आ गया, -2/3 आ गया, -2 आ गया, या फिर आप ऐसा ले लो 3/2 ही आ गया, प्लस में अगर 3/2 ही आ गया, तो ये तो पूर्णांक में है ही नहीं, ये तो पूर्ण संख्या के अंदर है ही नहीं। ये सभी क्या है, मेरी परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या में नहीं आती कहीं पे भी, तो इसलिए यस, ये असत्य है, असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, यस। तो ये आपकी जो प्रश्नावली 1.1 थी वो आज हमने यहीं पे खत्म कर ली है। अब अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास में हम आपकी प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। पहले उसके हम थ्योरी पढ़ेंगे कि उसकी थ्योरी में क्या समझाया हुआ है, फिर उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने उदाहरण दिए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में प्रश्नावली पे जाएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।